हाँ देखिए बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक सर्किट डिजाइन किया, सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें दो ब्रांच होती हैं रेजिस्टेंस की, और जिनके ऊपर एक ब्रिज की फॉर्म में गैल्वेनोमीटर रखा उन्होंने ब्रिज की फॉर्म में, इसलिए उस सर्किट का नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट के नाम पर है और ब्रिज उसमें गैल्वेनोमीटर दिखाई देता है दो रेजिस्टेंस की ब्रांचेज के ऊपर, इसलिए उस सर्किट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो क्या सर्किट है वो। जैसे हम इस की को ऑन करते हैं तो इससे करंट फ्लो होगी बैटरी के प्लस से बाहर। सपोज आई करंट फ्लो हो रही है बैटरी से, तो इधर सपोज करते हैं I1 चली गई, इधर I2, फिर ये I1 आ रही है इधर से। अच्छा, इसके इन पॉइंटों के नाम दे देते हैं हम, जैसे ये A, B, C और इसका नाम दे देते हैं D। तो अब इसमें B और D में से किसका पोटेंशियल हाई है ये हमें पता नहीं है। हम यदि B का D से हाई मान लेते हैं तो फिर करंट B से D की ओर फ्लो होगी, और यदि D का हाई मानते हैं B से तो करंट D से B की ओर फ्लो होगी। हमें पता नहीं है तो कोई एक मानना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले तो इस स्विच को ऑन कर देते हैं, की को ऑन कर देते हैं। उसके बाद ये मान के चलते हैं कि B का जो पोटेंशियल है वो D पॉइंट से हाई है, तो करंट फ्लो होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाली है, इसलिए इसको IG से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इसकी निडल का डिफ्लेक्शन होगा या तो लेफ्ट में या राइट में, किसी एक और होगा। तो जैसे हम राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन मान लेते हैं निडल का, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है तो निश्चित रूप से इसका डिफ्लेक्शन होगा, जीरो पर निडल नहीं होगी। अच्छा, तो ये चार जो रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, R4, ये बैटरी के साथ इस तरीके से जो कनेक्शन किया था सर्किट का, वो व्हीटस्टोन ने किया था। लेकिन इस कनेक्शन में सर्किट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो R1, R2 वाली ब्रांच है और ये R3, R4 वाली ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर ये गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है वो ब्रिज की फॉर्म है। देखो R1, R2 ब्रांच ये हो गई, R3, R4 ब्रांच ये होगी, और गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच किसकी फॉर्म हो गई, ब्रिज की फॉर्म हो गई। इसलिए सर्किट का नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। सर्किट किसने बनाया, व्हीटस्टोन ने, लेकिन ब्रिज की फॉर्म गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है तो ब्रिज वर्ड डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज दो स्टेट में हो सकता है, एक तो बैलेंस्ड कंडीशन और एक अनबैलेंस्ड कंडीशन। जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होती है, करंट कब फ्लो होगी, जब B और D का पोटेंशियल यदि सेम नहीं है, या तो B का D से हाई है या D का B से हाई है, तो इसमें निश्चित रूप से करंट फ्लो होगी। और जब करंट फ्लो होगी तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को कहा जाएगा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और यदि B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो फिर इसमें करंट फ्लो नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में। और जब करंट फ्लो नहीं होगी, IG की वैल्यू जीरो होगी, IG की वैल्यू जीरो होगी तो इस निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो पर होगा, और उस समय कहा जाएगा इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अभी जो डायग्राम दिख रहा है आपको वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें यदि कंडीशन निकालनी हो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए,
तो एक फॉर्मूला निकलेगा रेजिस्टेंस की टर्म में, इन 4 रेजिस्टेंस की टर्म में एक फॉर्मूला निकलेगा, ये कंडीशन निकलेगी बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज की, वो निकलेगी R1/R2 इक्वल टू R3/R4। मतलब जो रेशो R1 और R2 का है वही रेशो यदि R3 और R4 का है तो B और D का पोटेंशियल सेम होता है, मीन्स IG की वैल्यू 0 होती है, मीन्स गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो बैलेंस कंडीशन किसे कहेंगे? जब IG 0, अनबैलेंस कंडीशन किसे कहेंगे? जब IG 0 ना हो। तो फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड मतलब IG इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0। और फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG इक्वल टू 0, या जो कह दो B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, अब हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन और निकालनी है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस रेशो। R1 R2 का रेशो R3 R4 के रेशो के इक्वल आएगा बैलेंस्ड के लिए। किस तरीके से आएगा देखिए, इसका हेडिंग डाल देते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो क्या कंडीशन है, इसको लेके चलेंगे हम। B पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू D पॉइंट का पोटेंशियल, या IG इज इक्वल टू 0 कह दो। IG इक्वल टू 0 बैलेंस्ड के लिए। IG इक्वल टू 0 कब होगा? जब B का पोटेंशियल इक्वल टू D का पोटेंशियल। अब इस B का पोटेंशियल इज इक्वल टू D के पोटेंशियल से मैं 2 इक्वेशन फाइंड करूंगा, और इन इक्वेशन की हेल्प से मैं रिजल्ट फाइंड करूंगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। देखो कैसे, मैं बोथ साइड नेगेटिव साइन लगा देता हूं, फिर बोथ साइड जो है BA A पॉइंट का पोटेंशियल ऐड कर देता हूं। तो इसका नाम क्या पड़ गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना दिखाई दे रहा है? A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस इज रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है? ओम्स लॉ से I1 इंटू R1। तो इसको I1 इंटू R1 लिख दूंगा, इक्वल टू ऐसे ही A पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I2 इंटू R3। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे हम, है ना, इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही अगेन हम इसी को लेके चलते हैं। B पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू D पॉइंट का पोटेंशियल बैलेंस कंडीशन के लिए, है ना। तो अगेन B पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू D पॉइंट का पोटेंशियल फॉर बैलेंस्ड कंडीशन। अच्छा, बोथ साइड से BC माइनस कर देते हैं, C पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों तरफ से मैंने BC माइनस कर दिया C पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा, B और C का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सर्किट में देखो, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो बच्चों, I1 में से IG यदि इधर चली गई तो रिमेनिंग करंट इसमें जाएगी, तो I1 माइनस IG, और इधर से I2 आ रही है, इधर से IG आ रही है, तो दोनों ऐड होके इसमें जाएगी। I2 इधर से आई, IG इधर से आ रही है, तो इधर R4 में कितनी जाएगी? I2 प्लस IG। तो इधर से I2 प्लस IG, इधर से I1 माइनस IG, फिर दोनों ऐड होके IG से माइनस IG कट हो जाएगा, तो I1 प्लस I2। तो यहाँ पे I2 में करंट में डिवाइड हुई थी I1 और I2 में, तो वापस से I1 और I2 ऐड होके I के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो R2 इंटू करंट कितनी, I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस R2 और करंट कितनी, I1 माइनस IG। बट हम बैलेंस कंडीशन लेके चल रहे हैं, बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू कितनी होती है, IG की वैल्यू 0 होती है बैलेंस कंडीशन के लिए, है ना, IG की वैल्यू 0। तो यहाँ पे IG की वैल्यू 0 पुट करूँगा, IG की वैल्यू 0 इक्वल टू BD माइनस BC। तो D और C का पोटेंशियल डिफरेंस, D और C का कितना है, रेजिस्टेंस R4 इंटू करंट I2 प्लस IG। तो रेजिस्टेंस R4 इंटू I2 प्लस IG, लेकिन IG की वैल्यू हम बैलेंस कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो IG की वैल्यू कितनी है, 0, IG की वैल्यू 0। तो बताइए R2 अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, I1 इंटू R2 इक्वल टू इधर I2 इंटू R4। इसको सेकंड इक्वेशन डाल दो, तो दोनों इक्वेशन VB इक्वल टू BD से फाइंड किए हैं, मतलब बैलेंस कंडीशन के लिए फाइंड किए हैं, तो दोनों इक्वेशन बैलेंस कंडीशन की हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा बोलो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो I1 R1 अपॉन I1 R2, I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में I2 R3 अपॉन I2 R4, I2 R3 अपॉन I2 R4। तो I1 से I1 कट, I2 से I2 कट, ठीक है। तो बताइए क्या कंडीशन निकली रेजिस्टेंस की टर्म में, बैलेंस कंडीशन, R1 R2 का जो रेशो है वो R3 और R4 के रेशो के इक्वल होता है। किसके लिए, जब BB इक्वल टू BD होता है, BB इक्वल टू BD का मतलब जब IG इक्वल टू 0 होता है, IG इक्वल टू 0 का मतलब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन होता है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट IG जब 0 होती है तो बैलेंस कंडीशन कही जाती है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए हमने रेजिस्टेंस की टर्म में कंडीशन निकाली है। यदि ये रेशो इक्वल है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक। इसके बाद बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस एक तो 240 ओम का ये है, एक ये x ओम है, x ओम। तो क्वेश्चन में पूछ ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो यदि जीरो है, मीन्स गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यदि जीरो है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर is 0, then find value of x। ये जो x ओम है ना, इस वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब इसमें करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो का मतलब B और D का पोटेंशियल सेम, और B और D का पोटेंशियल जब सेम था तो हमने एक कंडीशन निकाली थी, उस कंडीशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, R1 और R2 का जो रेशो है वो किसके इक्वल, R3 और R4 के रेशो को इक्वल होता है। तो R1 की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, ए और बी के बीच में अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा सर्किट था थ्योरी के फॉर्मूला लिया था हमने, तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको हमने R1 से डिनोट किया था, और बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको R2 से डिनोट किया था, और ए और डी के बीच में जो ये पूरा रेजिस्टेंस था सबसे मिलकर जो एक बनेगा उस एक को हमने R3 से डिनोट किया था, और इसको R4 से डिनोट किया था। तो यहाँ पे एक के बजाय मैंने दो दिखा दिए पहले से, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो R3 होगा। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है ना, वो फॉर्मूला याद है। या तो आप 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट लगा दो, या पहले से एलसीएम लेके फिर रेडीमेड फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो उसको लगा दो रेडीमेड को। तो 240 इंटू एक्स अपॉन 240 प्लस एक्स, ये यहाँ पे R3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये R3 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में इस कंडीशन में पुट कर दो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है तब की ये कंडीशन है। तो इसमें पुट कर दो आप, R1 की वैल्यू कितनी 60, R2 की वैल्यू 40 इक्वल टू R3, R3 की वैल्यू ये दोनों का एक इक्विवेलेंट ए और डी के बीच में, तो एक इक्विवेलेंट कितना 240x अपॉन 240 प्लस एक्स, तो 240x अपॉन 240 प्लस एक्स, ये R3 हो गया। R4 कितना 80 ओम, तो कितना आएगा 0 से 0 कट, 4 2 जा 8, फिर 2 इधर जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो 240x अपॉन 240 प्लस एक्स, फिर 120 से 240 2 टाइम्स कट, ये इधर जाएगा, तो 240 प्लस एक्स इजकल टू 2 टाइम्स कट हो गया ये, तो 240 इजकल टू 2x माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240 ओम, x की वैल्यू कितनी आ गई 240 ओम, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था थ्योरेटिकली, उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है लैब में, फिजिक्स लैब में, और उस प्रैक्टिकल फॉर्म का नाम है मीटर ब्रिज। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का तो ब्रिज वर्ड आ गया, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल लैब में, फिजिक्स की लैब में जो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म होती है उसमें 1 मीटर लेंथ का वायर होता है,
1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर बोलो चाहे मीटर बोलो, एक ही बात है। तो 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, इसलिए मीटर वर्ड तो वहाँ से आ गया, लेकिन व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज होता है तो ब्रिज वर्ड वहाँ से हो गया, इसलिए उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। तो उस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है। वो इंस्ट्रूमेंट काम आता है किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने। कोई आपसे कोई किसी ने आपको वायर दे दिया, कुछ रेजिस्टेंस वायर, और फिर कहा जाता है इस रेजिस्टेंस वायर की वैल्यू फाइंड करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज हम कैसे फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे देखेंगे, उस मेथड को देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। फिजिक्स लैब में आप कभी गए हों या जाओगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसी मिलेगी आपको मीटर ब्रिज की। देखो यहाँ डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। इसमें कॉपर की 3 स्ट्रिप होती हैं, 3 पत्तियाँ होती हैं कॉपर की। कॉपर को हम फिजिक्स लैब में जीरो रेजिस्टेंस का मानते हैं। जीरो रेजिस्टेंस वाला वायर हो, कोई स्ट्रिप हो, उसको कनेक्टिंग पर्पज से यूज़ करते हैं, एक को दूसरे के कनेक्ट करने के काम आता है, वो रेजिस्टेंस लगाने के काम नहीं आता। भाई फिजिक्स लैब में 2 टाइप के वायर होते हैं, एक तो रेजिस्टिव वायर जिसका रेजिस्टेंस होता है, एक कनेक्टिंग वायर जो एक को दूसरे से कनेक्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप हो या कॉपर का वायर हो तो वो कनेक्टिंग वायर की तरह यूज़ होता है। स्ट्रिप इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर स्क्रू लगे रहते हैं, तो वायर को अटैच करने के लिए वो कन्वीनियंट रहता है स्ट्रिप की फॉर्म में। तो कॉपर की यहाँ पे स्ट्रिप होती है। ये 2 एंगल की फॉर्म में स्ट्रिप होती है, ये सीधी होती है, कॉपर की होती है तीनों। ये वुडन कार्डबोर्ड होता है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर लगी रहती हैं और यहाँ पर स्क्रू रहते हैं वायर को बांधने के लिए, वायर को अटैच करने के लिए। एक स्क्रू यहाँ पर भी होता है। अच्छा, एक रेजिस्टिव वायर होता है जो यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है। वो यूनिफॉर्म थिकनेस का रेजिस्टिव वायर ऐसे खींच के सीधा बांधा हुआ होता है, एकदम स्ट्रेट खींच के टाइट। और इन पत्तियों के बीच का, इन स्ट्रिप्स के बीच का जो गैप होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। और 100 इस पर हम बैलेंस लेंथ देखते हैं। वो लेंथ को रीड करने के लिए इस वायर के फेलर में एक स्केल लगा रहता है 100 सेंटीमीटर लेंथ का, दोनों स्ट्रिप्स के बीच में। स्ट्रिप्स के बीच का गैप कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर के लेंथ का एक वुड का स्केल लगा रहता है। जिस पर कैलिब्रेशन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में रहता है, mm और सेंटीमीटर। 10 mm, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 10 mm, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 10 mm, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 10 mm, फिर 4 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर लास्ट में 99 सेंटीमीटर, फिर 10 mm, यहाँ पर होगा 98 सेंटीमीटर। ऐसे ही जैसे ऊपर या कैलिब्रेशन है वैसे ही नीचे भी कैलिब्रेशन रहता है, लेकिन नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में जहाँ पे 1 सेंटीमीटर है वहाँ पे लिखा रहता है 99 सेंटीमीटर, जहाँ 2 सेंटीमीटर है वहाँ 98 सेंटीमीटर, जहाँ 3 सेंटीमीटर है वहाँ पे 97 सेंटीमीटर, इधर जहाँ पे 99 है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर, जहाँ पे 98 है वहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो ये लकड़ी का स्केल है और इस स्केल पर
कैलिब्रेशन मिलीमीटर, mm में और सेंटीमीटर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में। अच्छा, यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से नॉन रहती है, रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी रहती है, तो जितनी जहाँ पे जो भी ओम लिखा हुआ है वहाँ से उतने ओम की यदि हम क्लिप निकालते हैं तो वही रेजिस्टेंस लगे। जैसे 1 ओम लिखा हुआ है और 1 ओम के पास से हमने क्लिप निकाली तो 1 ओम रेजिस्टेंस यूज हो जाता है। 2 ओम लिखा हुआ है कहीं पे और वहाँ से क्लिप निकालिए तो 2 ओम रेजिस्टेंस वहाँ से यूज हो जाता है ना। तो कभी फिजिक्स लैब में गए हों तो वहाँ पे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा, नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना है यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन होती है। तो हमने यहाँ से जो रेजिस्टेंस यूज किया है वो सपोज करते हैं R ओम यूज किया है। या कनेक्शन के लिए 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को कनेक्टिंग वायर से इससे कनेक्ट कर दिया और एक टर्मिनल को कनेक्टिंग वायर से इससे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर इस गैप में उस रेजिस्टिव वायर को कनेक्ट किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। पता नहीं है वैल्यू उसकी रेजिस्टेंस की कितनी है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें इस मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड करनी है। तो उस रेजिस्टेंस को इस गैप में कनेक्ट किया जाता है। सपोज करते हैं इसकी वैल्यू S ओम है, तो ये S ओम अननोन रेजिस्टेंस है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, जबकि ये रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस है, ये नॉन है। अच्छा, करंट फ्लो करने के लिए बैटरी कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। अभी वीटो स्टोरेज था ना, तो उसमें सेल भी थी, करंट फ्लो किया था हमने। वो एक अलग बात था कि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेटर में जो करंट था वो 0 था, तो यहाँ पे भी बैलेंस कंडीशन में गैल्वेटर में करंट 0 होगा। गैल्वेटर भी मैं कनेक्ट करूँगा, B और D के बीच में था वो गैल्वेटर। अच्छा, करंट को ऑन ऑफ करने के लिए की काम में लेते हैं स्विच। ये जो पूरी स्ट्रिप है ना, ये वाली, इस स्ट्रिप का नाम है ए पॉइंट, और इस स्ट्रिप का नाम है सी पॉइंट, सी, और इस स्ट्रिप का नाम है बी। फिर डी पॉइंट कहाँ पर होगा? अभी जो ABCD थे ना वीटो स्टोनेज में, तो उसमें 4 पॉइंट थे, तो ए स्ट्रिप ये हो गई, ये पॉइंट, बी स्ट्रिप ये हो गई, और सी ये पूरा पॉइंट है ना। रेजिस्टेंस 0 वाली स्ट्रिप है, तो 0 वाली रेजिस्टेंस 0 वाली स्ट्रिप है, तो जब तक 0 रेजिस्टेंस रहता है ना तो पॉइंट चेंज नहीं होता। तो ए पॉइंट है तो सब जगह ए है, ऐसे ये 0 रेजिस्टेंस है सब जगह, तो बी पॉइंट है तो सब जगह बी है, और यहाँ पे सब जगह सी है जाता। अच्छा, डी पॉइंट हम फाइंड करेंगे इस रेजिस्टिव वायर पर, रेजिस्टेंस वायर पर। ये रेजिस्टिव वायर है, इसकी वैसे तो लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा होगी, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, क्योंकि कुछ वायर यहाँ पे स्क्रू को बांधने में काम में आएगा, लेकिन जिसमें करंट फ्लो होगी ना वो 100 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्योंकि देखो, करंट बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे, फिर इस वायर में करंट फ्लो इस स्ट्रिप के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले तो स्ट्रिप का भी कांटेक्ट है और वायर का भी कांटेक्ट है। तो वायर तो रेजिस्टिव वायर है, लेकिन स्ट्रिप नॉन रेजिस्टिव, मतलब 0 रेजिस्टेंस वाली स्ट्रिप है। तो करंट किस में से जाएगी? जिसका रेजिस्टेंस कम हो, मतलब 0 रेजिस्टेंस हो, तो पहले स्ट्रिप में से फ्लो होगी, फिर आगे उसकी मजबूरी है वायर में से फ्लो होने की। तो यहाँ पे वायर की वो कितनी लेंथ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो लेंथ है 100 सेंटीमीटर, मतलब इस स्ट्रिप्स के बीच का गैप। तो 100 सेंटीमीटर में से करंट फ्लो हो रही है। अब करंट इधर भी जाएगी और इस स्ट्रिप में इधर भी जाएगी, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी सर्किट क्लोज्ड हो रहा है, तो करंट इधर से भी निकल जाएगी और करंट इधर से भी जाएगी। तो इधर भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है और इधर भी ये रेजिस्टिव वायर होता है। किस रेशो में जाएगी? जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी, और जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर ज़्यादा जाएगी। अब हमें पता नहीं है किधर कम है किधर ज़्यादा है, लेकिन ये निश्चित रूप से करंट दोनों पाथ में जाएगी, इधर वाले पाथ में इस तरीके से, और इधर से भी पाथ में जाएगी। अच्छा, अब गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में था, इससे पहले जो हमने सर्किट बनाया था थ्योरेटिकल।
तो इस पे कनेक्शन के लिए 2 टर्मिनल होते हैं गैल्वेमीटर में, बीच में 0 रहता है स्केल पर, दोनों तरफ स्केल होता है गैल्वेमीटर के अंदर। अच्छा, गैल्वेमीटर का एक टर्मिनल हमने बी स्ट्रिप पर जो स्क्रू है उससे अटैच कर लिया। दूसरा टर्मिनल एक कॉपर का मोटा वायर होता है ना, एक थिक वायर होता है कॉपर का, उसके ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल मतलब प्लास्टिक का कवर होता है, और फिर उस वायर को इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टिंग वायर मतलब कॉपर वायर की हेल्प से उस थिक कॉपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। थिक कॉपर वायर, इस तरीके का थिक कॉपर वायर होता है, बट उसके ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल प्लास्टिक का कवर, क्योंकि जैसे हम उसको पकड़ेंगे तो हमारा कांटेक्ट उससे नहीं हो पाए, प्लास्टिक के कवर को पकड़ते हैं फिर, है ना, तो वो अंदर रह जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ओपन रहता है वो नीचे कॉपर वायर, वो इसलिए थिक इसलिए लेते हैं ताकि इसके इस वायर के ऊपर हम इसका कांटेक्ट बनाए तो इजीली कांटेक्ट बन जाए, इसलिए उसको थिक लेते हैं। तो ये कनेक्टिंग वायर लिया, उसका गैल्वेमीटर के दूसरे एंड से उस कनेक्टिंग वायर को मैंने थिक वायर से कनेक्ट किया, जिसको मैं जॉकी कह रहा हूँ थिक वायर को, तो जॉकी से कनेक्ट कर दिया। फिर जॉकी को मैं प्लास्टिक के कवर से पकड़ रहा हूँ, और फिर ए पे जब टच करूँगा, ए के पास इस वायर पे, ए पे कह दो चाहे, तो यहाँ पे टच करूँगा मैं, तो गैल्वेमीटर के इस एंड का जो पोटेंशियल है वो तो ए के इक्वल हो जाएगा, और ए का पोटेंशियल कितना, बैटरी के पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल। लेकिन गैल्वेमीटर के दूसरे एंड का पोटेंशियल बी पॉइंट के इक्वल होगा। बी का पोटेंशियल यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो निश्चित रूप से बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से कम होगा। जबकि इधर वाले एंड का पोटेंशियल, जब मैंने जॉकी को ए के पास टच किया, ए पर टच किया, तो इसका पोटेंशियल हाई है जॉकी का मतलब इस एंड का, और बी का पोटेंशियल लो हो गया रेजिस्टेंस की वजह से। तो निश्चित रूप से दोनों जो एंड्स हैं गैल्वेनोमीटर के वो सेम पोटेंशियल पर नहीं हुए तो इसमें करंट फ्लो होगी। अब करंट या तो लेफ्ट में या राइट में, है ना, तो करंट फ्लो होगी लेफ्ट में या राइट में, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अकॉर्डिंग इसका निडल का डिफ्लेक्शन मिलेगा, निडल का लेफ्ट में या राइट में। तो किसी एक और मिल रहा है सपोज करते हैं निडल का डिफ्लेक्शन, लेकिन जॉकी को हमेशा यहाँ पे ए के पास टच करके नहीं रखते हम, जॉकी को धीरे धीरे इस वायर पे टच करते हुए आगे बढ़ाते हैं, और हमारी नज़रें गैल्वेमीटर की निडल की तरफ रखते हैं। तो जैसे जैसे हम जॉकी को इस वायर पे आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो निडल है गैल्वेमीटर की वो 0 की तरफ जाएगी, और जब 0 पर आ जाती है तब जॉकी को इस वायर के ऊपर रोक लेते हैं। देखो धीरे धीरे हम जॉकी को इधर से बढ़ा रहे हैं, तो जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेमीटर का वो धीरे धीरे 0 की तरफ आएगा, मतलब निडल 0 की तरफ मूव करेगी। जब 0 पर आ जाएगी निडल, तब जॉकी वायर के जिस पॉइंट पर रखने से जॉकी को 0 पर दिखाई दे जाती है, उस जॉकी को उसी जगह पर हम रोक लेते हैं। तो मान लेते हैं जॉकी को यहाँ पे टच करने से वायर के ऊपर, यहाँ पे टच करने से गैल्वेमीटर की जो निडल है वो 0 पर आ गई, तो वायर का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है डी, इस पॉइंट को डी पॉइंट कहा जाता है, बैलेंस पॉइंट कहा जाता है या नल पॉइंट कहा जाता है। तो ये बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है ए स्ट्रिप से वो सपोज करते हैं एल है, एल सेंटीमीटर है, इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड लेंथ, मतलब एल लेंथ पर, इस रेजिस्टेंस वायर की एल लेंथ पे जॉकी को टच करने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 क्यों हो गया? क्योंकि इस डी पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। स्टार्टिंग में जब हमने जॉकी को इधर रखा था तो सेम क्यों नहीं था? जॉकी का बैटरी के पॉजिटिव के इक्वल मतलब हाई था, और बी का पोटेंशियल लो था क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो इसको बैलेंस लेंथ कहेंगे। सपोज करते हैं एल सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी स्ट्रिप और डी पॉइंट के बीच की ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी? इधर की टोटल स्ट्रिप्स के बीच का गैप कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो ये एल सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा?
100 माइनस एल सेंटीमीटर, ठीक, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अच्छा, यदि इस वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस रो मान लिया जाए, ये जो वायर है ना यूनिफॉर्म थिकनेस का 100 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का यदि रेजिस्टेंस रो मान लिया जाए तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा, रो एल। ऐसे 100 माइनस एल सेंटीमीटर का कितना होगा, रो इंटू 100 माइनस एल। तो वायर जो डी पॉइंट और सी स्ट्रिप के बीच का है उसका रेजिस्टेंस रो ब्रैकेट 100 माइनस एल, तो ये डी और सी के बीच का हो गया, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, R4 से। और ये ए स्ट्रिप और डी पॉइंट के बीच का हो गया, मतलब ए और डी के बीच का हो गया कितना, रो एल, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, R3 से। लेकिन गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन कितना दिखाई दे रहा है, 0, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन रेजिस्टेंस की टर्म में क्या होती है, R1 और R2 का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, R3 और R4 के रेशो को इक्वल। R1 की जगह पे यहाँ क्या है, स्ट्रिप ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस ये R ओम, ये R1 है, और बी और सी, ये सी स्ट्रिप है, ये बी है, तो बी और सी के बीच का क्या था वो, R2, तो ये S ओम R2 है। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो ये कंडीशन किसकी है, बैलेंस बीटा-स्टोन-ब्रिज की। बैलेंस बीटा-स्टोन-ब्रिज मीन्स जब गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखाई दे, तो यहाँ पे गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट फॉर बैलेंस्ड बीटा-स्टोन-ब्रिज बैलेंस बीटा-स्टोन-ब्रिज के लिए क्या जानते हैं, R1 R2 का रेशो R3 और R4 के रेशो के इक्वल होता है। तो अब इसमें पुट कर दो, R1 इस सर्किट में, इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, R ओम, तो R1 की जगह पे R, R2 की जगह पे S, R3 रो L। देखो L तो लेंथ है और 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस रो हमने एज्यूम किया है खुद ने, तो L सेंटीमीटर का कितना होगा, जो वायर ए से डी तक है ये वाला वायर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो इंटू एल। तो R3 की वैल्यू रो इंटू एल। और जो डी से सी स्ट्रिप तक जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो 100 माइनस एल। तो रो से रो कट हो गया, तो R अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो S की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, S अननोन है, तो S के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो 100 माइनस एल इधर जाएगा R की तरफ, है ना, ये R की तरफ जाएगा, S इधर L की जगह पे, L S की जगह पे, तो S का फॉर्मूला बन जाएगा R ब्रैकेट 100 माइनस एल अपॉन एल। ये फॉर्मूला हो जाएगा S फाइंड करने के लिए। तो R तो नॉन होता है रेजिस्टेंस बॉक्स से, यहाँ पे जो क्लिप जहाँ से निकालते हैं वहाँ पे लिखा रहता है इतना, जैसे 2 ओम लिखा हुआ है तो वहाँ से क्लिप निकालिए तो 2 ओम यूज हो गया, 3 ओम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से यदि क्लिप निकालिए तो 3 ओम, है ना। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से R की वैल्यू नॉन रहती है, और L की वैल्यू हम पैरेलल में लगे स्केल से रीड कर लेते हैं। तो L की वैल्यू स्केल से रीड कर लेते हैं, और कैपिटल R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से रीड कर लेते हैं। तो R और L दोनों इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो S की वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से हमारा S नॉन हो जाता है। इसके बाद इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। ये रेजिस्टिव वायर है, रेजिस्टेंस वायर यूनिफॉर्म थिकनेस का, वही 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। फिजिक्स लैब में 100 सेंटीमीटर का होता है ये, बाकी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी सेंटीमीटर दिया जा सकता है, 100 जरूर नहीं है, जैसे 80 सेंटीमीटर 60 कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन फिजिक्स की लैब में जो ये मीटर विज है, वहाँ पर जो कंपनी से बन के मीटर विज आ रहे हैं वो 100 सेंटीमीटर लेंथ के बन के आ रहे हैं। ये जो गैप है ना, ये 100 सेंटीमीटर गैप होता है स्ट्रिप्स के बीच का। और
बैलेंस लेंथ रीड करने के लिए, एल को रीड करने के लिए पैरेलल में स्केल रहता है, तो स्केल की लेंथ भी 100 सेंटीमीटर होती है फिजिक्स लैब में, बट न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। तो जैसे न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम, तो ये वायर है, इस वायर पर जॉकी को हमने कनेक्टिंग वायर मतलब कॉपर वायर से कनेक्ट कर लिया, फिर जॉकी को हम इस ए पॉइंट पे टच करके आगे मूव कर रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, और डी मिलेगा हमें जॉकी की हेल्प से। जॉकी क्या है, एक मोटा तार है, थिक वायर से हमने कॉपर वायर को कनेक्ट कर लिया, फिर थिक वायर को जॉकी को यहाँ पे टच करके धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और निडल गैल्वेटन की निडल की तरफ देखते जाएंगे। तो जब गैल्वेटर की निडल 0 पे आ जाएगी तो वहीं रुक जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन में जो कि 40 सेंटीमीटर दूर लेंथ पर टच करने से इस गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला है। ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये 40 ओम नहीं है, ये कोई भी हम मान लेते हैं आर ओम की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, आर की, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। तो टोटल इसका मतलब वायर की लेंथ कितनी है, 40 और 60 100 सेंटीमीटर। जरूर नहीं है 100 ही हो वायर की लेंथ, जैसे वायर की लेंथ सपोज करते हैं 90 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो गई फिर रिमेनिंग, इधर की 40 हो गई तो इधर की कितनी हो गई, 50 हो गई। और गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0, ठीक है। तो जब गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन हम यूज करेंगे R1 और R2 का रेशो इक्वल टू R3 और R4 का रेशो के इक्वल। क्वेश्चन में आपसे R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर is 0, then find value of R की वैल्यू फाइंड करनी है यदि गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन 0 है। तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी नो दैट जब गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है मीन्स ये बी टेस्टेड जब बैलेंस कंडीशन में है, तो R1 और R2 का जो रेशो है वो किसके इक्वल होता है, R3 और R4 के रेशो को इक्वल। तो R1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, ये R1 है, ये R2 है, R3 ये यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर है, तो यदि इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस रो है तो 40 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, रो इंटू 40, इसको R3 बोलेंगे। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हमने रो मान लिया, तो 50 का कितना होगा, रो इंटू 50, इसको R4 माना जाएगा। ये डी पॉइंट है। तो ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है और फिर आपसे पूछा गया है R की वैल्यू, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो R1 की वैल्यू पुट कर दो कितना 60, R2 की वैल्यू R इक्वल टू R3 की वैल्यू रो इंटू 40 और R4 की वैल्यू रो इंटू 50। तो रो से रो कट, तो 50 इधर गया, 60 इंटू 50 अपॉन 40, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट, 300 अपॉन 4 तो 150 अपॉन 2 तो 75, तो 75 ओम आ गई है ना, 75 ओम। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये मीटर विज वायर मतलब मीटर विज जो एपरेटस होता है, तो प्रॉब्लम में हमें जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 100 सेंटीमीटर लेंथ का ही दिया जाए, तो लेंथ कुछ भी ली जा सकती है क्वेश्चन में। जैसे इसमें कितनी ली गई है 40 और 50 कितनी 90 सेंटीमीटर, 80 भी हो सकता है 70 हो सकता है, लेकिन अपने जो फिजिक्स लैब में मीटर विज बन के आ रहे हैं वो कितनी लेंथ के बन के आ रहे हैं 100 सेंटीमीटर लेंथ के बन के आ रहे हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कुछ भी दी जा सकती है, तो जब बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है,
तो रेजिस्टेंस की टर्म में बैलेंस कंडीशन क्या होती है, R1/R2 = R3/R4। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, आज हमने कराया है। इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।